एक बड़ी अफसोसनाक जो मामला सामने आ रहा है वो ये है कि चंद रोज़ रह गए हैं और अब भी रमज़ान शुरू होने से पहले कोशिश हो रही है कि गज़ा में जंग बंदी हो जाए। अब तक कोशिश हो रही है। और कल रात को एक मुलाकात की ख़बर आ रही है या राब्ते की ख़बर आ रही है, जो मोसाद के चीफ़ हैं डेविड बार्निया, उनसे और CIA के जो चीफ़ हैं विलियम बर्न्स, उनके राब्ते और गुफ्तगू की ख़बर सामने आ रही है। लेकिन ये बस एक राब्ते की ख़बरें आ रही हैं जो मीडिया दे रहा है। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि जंग बंदी की क्या कोई इम्कानात हैं? इम्कानात हैं, क्योंकि अगर नहीं होती, ये जाहिरियत ख़त्म नहीं होती गज़ा पे, तो उसके नतीजे में ये मामलात बहुत बिगड़ेंगे रमज़ान के दौरान। अच्छा, अब पिछले मैं इसके ऊपर इसलिए ये बहुत, एक तो वैसे ही हमारे दिलों के बहुत करीब है फ़लस्तीन का मामला, लेकिन यह है कि उससे हट के ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग, दिलचस्प है कि क्या ये सफारतकारी जिसमें तमाम दुनिया का हर मुल्क किसी न किसी अंदाज में, यानी यूक्रेन की जंग में भी तमाम दुनिया पे असर पड़ा, और यहाँ पर जो जो गज़ा की से जो का जो मामला है वो लगता ही है कि आगे दुनिया की जो तमाम जियो पॉलिटिक्स है, यानी रशिया, अमेरिका, चाइना, बाकी अफ्रीकन ममालिक, ये मशरिक़ वस्ता के ममालिक आगे, ये सारा का सारा जो है ये इन दो जगहों से उनका नक्शा बनेगा कि ये आगे क्या होने जा रहा है। ये गज़ा तय करेगा और ये यूक्रेन तय करेगा, और गज़ा बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा गज़ा तय करेगा। जियो पॉलिटिक्स वहीं से आगे की दुनिया की निकलेगी। अच्छा, अब गज़ा का अगर हम नक्शा देखें तो गज़ा का जो यानी गज़ा का जो बिल्कुल जनूब है, गज़ा की पट्टी है, ठीक है ना, और गज़ा की पट्टी में एक शुमाली गज़ा है, फिर दरमियान में गज़ा शहर है, फिर उसके बाद खान यूनस आता है, यानी ज़रा जनूब की तरफ जाएं, और फिर बिल्कुल रफ़ा का इलाका आता है जो कि एक गांव, और जो कि जब यहाँ से इसराइली फ़ौजों का इनखला हुआ तो वो गांव दो हिस्सों में तकसीम हो गया। तो एक रफ़ा जो है वो मिस्र के पास है, एक रफ़ा का गाँव इलाका जो है वो गज़ा में चला गया, दरमियान में एक बफ़र जोन बन गया। वो बफ़र का जो जोन बना या बफ़र जो इलाका है, पहले भी बात हम कर चुके हैं, उसके ऊपर जो कंट्रोल है वो इजिप्ट का है, लेकिन वहाँ से कोई सामान या कोई इमदादी कार्रवाई हो नहीं सकती जब तक इसराइल, ये मुआहदे का हिस्सा है कि इसराइल उसको चारा चेक करता है। अब ये सूरत हाल है कि रफ़ा एक ऐसी जगह है जो कि एक रेड लाइन बनाई हुई थी मिस्र ने, अमेरिका ने भी, मिस्र ने भी, सब ने भी, कि रफ़ा के ऊपर किसी सूरत जाहिरियत नहीं होगी। गज़ा का सबसे जनूबी इलाका रफ़ा के बाद फिर मिस्र शुरू होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इशू ये है कि रफ़ा के ऊपर जो है वो हमले शुरू कर दिए इसराइल ने। अच्छा, रफ़ा आखिरी पना गुज़ीं जहाँ पे फ़लस्तीन के जो लोग हैं वो उनकी आखिरी जाए पना है, यानी उसके बाद वो शुमाल में तो जा नहीं सकते, जनूब में वो ज़ाहिर है कि मिस्र का बॉर्डर बंद है। लेकिन मैं कुछ देर पहले वहाँ पे ये देख रहा था कि ये जो जनरल सीसी हैं उन्होंने इजिप्शियन मीडिया में कहा है कि रफ़ा बॉर्डर खुला रहेगा। उन्होंने फ़लस्तीनियों से कहा है कि आपका दर्द हमारा दर्द है, वो खुला है रफ़ा बॉर्डर, लेकिन ज़ाहिर है कि वो ऐसा भी नहीं कि सारे फ़लस्तीनी जो हैं वो मिस्र में आ जाएं। अब यहाँ सूरत हाल ये है कि आज किसी वक्त वो शुरू करेंगे, वहाँ से वो जहाज़ चलना शुरू होगा, जो जहाज़ वो जो जिसको कहा गया है कि जी वो कॉरिडोर है लरनाका की बंदरगाह जो कब्रस के अंदर, लरनाका पोर्ट जो है ये कब्रस में, अगर हम मैप में हम देखें तो ये US EU ये पुश सी कॉरिडोर फॉर गज़ा एड, अच्छा ये चलेगा और ये जो है ये पहुँचेगा गज़ा के साहिलों तक। और यहाँ पर एक बंदरगाह जो है वो, जो मैं कल से ये मैं भी और ज़ाहिर है कि हम भी सब सोच रहे हैं कि ये बंदरगाह कहाँ से बनेगी। अच्छा, अगर इसराइल का नक्शा हम देखें ना, ये एक मैप है, तो उस पर हमें नज़र आता है कि अल अरीश की बंदरगाह है जो मिस्र में है, वो भी थोड़ी सी दूर है, वो सिर्फ जो है वो तकरीबन 10 किलोमीटर जनूब में है गज़ा के बॉर्डर से। अगर हम इसको दूसरा एक मैप है जो अगर जिसमें हम मुख्तलिफ गज़ा आइलैंड, अच्छा इसमें अगर हम देखें तो अल अरीश की जो बंदरगाह, ये अब देखें अल अरीश की जो सी पोर्ट है
ये तो गज़ा से बिल्कुल करीब है। अच्छा, अगर हम ऊपर देखें अशदोद की बंदरगाह, तो वो जो है वो भी गज़ा के से ज़्यादा दूर नहीं है, डीप सी पोर्ट्स हैं। लेकिन मसला ये कि ना वहाँ पर जहाज़ उतरने, यानी वहाँ पर अगर इसराइल में तो जहाज़, जंगी जहाज़ इमदाद आने नहीं देंगे। मिस्र में अगर आते हैं तो मिस्र से यहाँ इसराइल रोकता है। तो अब अच्छा, एक ज़माने में आपको बताऊं, ये छोटी छोटी बंदरगाहें बनी हुई हैं साउथ गज़ा में इधर उधर, लेकिन ये इतनी ज़्यादा कोई डेवलप बंदरगाहें नहीं है कि यहाँ पे जहाज़ आके रुक जाएं और ये ऐसा। एक ज़माने में, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1998 की, जब ये हो गया ना ओस्लो अकॉर्ड हुआ, 93 और 94 95 में जब ये ओस्लो अकॉर्ड हो गया, उसके बाद गज़ा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुला था। आप अंदाज़ा लगाएं, यानी एक ज़माने में गज़ा जो है ये, और उस वक्त कहा ही उसका जो, जब ये तकरीब हुई, एयरपोर्ट कायम हुआ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट गज़ा में। और उस तकरीब में, एयरपोर्ट की उस इफ्तिताही तकरीब में बिल क्लिंटन आए। ये मैं गज़ा की तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको। ये गज़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कायम हुआ, और गज़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1998 में कायम हुआ। यहाँ से फ़्लाइट चलना शुरू हुई, और वो जो जहाज़ थे यहाँ से, उसमें 2 तो नीदरलैंड ने दिए, 2 फोकर तैयारे। एक दिया सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस वलीद बिन तलाल हैं, उन्होंने दिया, बोइंग 727। और उसके बाद ये हुआ कि फ़लस्तीनी एयरलाइंस कायम हुई। और फ़लस्तीनी एयरलाइंस का जो, यानी जो एयरपोर्ट था फ़लस्तीनियों का, वो वेस्ट बैंक में नहीं था, वो गज़ा में था। और गज़ा में जनाब बाकायदा एयरपोर्ट बना, और एयरपोर्ट कायम होने के बाद जो है, वो पहला जो जहाज़ था फ़लस्तीनी एयरलाइंस का, पैलेस्टीन एयरलाइंस का, वो उसने परवाज़ की और वो सऊदी अरेबिया गया। वो भरी हुई फ़्लाइट थी। और अगला जो 1 साल था, इस एयरपोर्ट के खुलने के 1 साल के बाद, यानी ये भी गज़ा में ऐसा भी हो चुका है कि गज़ा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कायम हो चुका है। और उसके बाद ये हुआ कि वो यहाँ पर जो है वो, फिर उसके बाद मराकश की एयरलाइंस ने काम शुरू कर दिया करना, और उसके बाद जो है वो इजिप्ट की एक एयरलाइंस जो, उसने काम शुरू कर दिया करना, और ये बाकायदा फंक्शनल हो गया एयरपोर्ट। लेकिन फिर ये है कि ये ज़ाहिर है कि जो वहाँ पे जाहिरियत और खाना जंगी, आपस में लड़ाई और ये वो सारा, तो 2001 में वो एयरपोर्ट फिर बंद हो गया। और उसके अभी भी हमें वहाँ पर हम जाएं तो हमें वहाँ पे उसके खंडरात, क्या उसकी तबाह इमारतें जो हैं वो नज़र आती हैं। ये है एयरपोर्ट, बिल्कुल तबाहशुदा एयरपोर्ट का मलबा और वो इमारतें आपको, ये एयरपोर्ट है। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि गज़ा का जो एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट बन गया था। अभी तो हम पोर्ट्स की बात कर रहे हैं ना, कि बंदरगाह, एयरपोर्ट बन गया था। 70,000 लोगों ने 1 साल में वो एयरपोर्ट इस्तेमाल किया। 1998 और 99 का जो 1 साल है, उसमें 70,000 फ़लस्तीनी और बाकी मुल्कों के शहरी गज़ा आए और गज़ा गए। लेकिन यह है कि फिर उसके बाद, और लोग ये समझने लगे थे हकीकतन कि ये जो एयरपोर्ट खुला है और बिल क्लिंटन आए हैं गज़ा में, तो लोगों का ये ख्याल था कि शायद ये अब आज़ादी, 2 रियासती बिल्कुल सामने है। और ये देखें, एयरपोर्ट भी खुल गया और आ रहे हैं जा रहे हैं पैलेस्टीनियन एयरलाइन। और इसराइल जो है वो ज़ाहिर है कि उस वक्त एक खामोशी थी, उन्होंने इसके ऊपर कोई इतराज़ भी नहीं किया। और ये जहाज़ जो थे इसराइल की एयर स्पेस के ऊपर से फ्लाई करते थे। आप ज़रा सोचें कि इतना आगे जाके वो फिर पीछे हटे हैं, ये 2 रियासती हल और आज़ाद फ़लस्तीन के ऊपर से, कि उनकी अपनी एयरलाइंस और अपना एयरपोर्ट, और बिल क्लिंटन गज़ा में आके एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर रहे हैं। इस एयरपोर्ट का नाम भी यासिर अरफात इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। यासिर अरफात इंटरनेशनल एयरपोर्ट गज़ा, ये इसका नाम था। अच्छा, अब गज़ा का जो जनूबी इलाका है जिसका नाम है रफ़ा में रह गए हैं ये जो बाकी जो फ़लस्तीनी सारे पनाह गुज़ीर वहाँ जमा हो गए हैं आके रफ़ा में जनाब उन्होंने 12 मंजिला इमारत को कल निशाना बनाया। तो उन्होंने मेरे ख्याल से 25-30 मिनट पहले कहा, उसमें 300 के करीब उसमें ख़ानदान और लोग उसमें पनाह लिए हुए थे। 30 मिनट का उन्होंने सारे बजाय, उन्होंने कहा हम हमला करने वाले हैं, भागो यहाँ से। जो होता है तरीका उनका, भागो जल्दी, कभी तो बताते भी नहीं है। वो सारे औरतें बच्चे भागे, उन्होंने बिल्डिंग उड़ा दी वो। अच्छा, अब ये है कि अब जो इसराइली डिफेंस फोर्सेस हैं वो कह रही हैं बाकायदा कि हम रफ़ा के इलाके में अब हमला शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, गज़ा में और रफ़ा में फ़र्क रखें, क्योंकि रफ़ा वो है जो बॉर्डर है, जो यानी जो बॉर्डर क्रॉसिंग है बिटवीन इजिप्ट और गज़ा।
और वो वहाँ से जो समुद्री, अब ये सवाल मैं कल से दिमाग में था कि वो कब्रस से, साइप्रस से यहाँ कैसे बंदरगाह कैसे बनेगी, एक सवाल था। तो कैसे बनेगी, ये तो बड़ी ट्रक की बत्ती है, हम कल भी कह रहे थे, इसमें तो बड़ा टाइम लगेगा, ये तो इस तरह बन नहीं सकती क्योंकि यहाँ तो जहाज़ लगन अंदाज नहीं हो सकता, और फिर इसकी सिक्योरिटी कौन करेगा, ये सवाल कलम। अब जनाब वाशिंगटन पोस्ट जो है उसने ये एक सवाल जो था उसका जवाब आखिरकार हमें दे दिया, और वो वाशिंगटन पोस्ट ने जो जवाब दिया है वो तो बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन जवाब है, अगर हम दिखा सकें। वाशिंगटन पोस्ट ये बता रहा है कि जी वो 1000 तो होंगे वहाँ पे, उसमें जो फ़ौज के अमेरिकन ट्रूप्स होंगे 1000, और उसके बाद जो है वो साथ ये बता रहा है वाशिंगटन पोस्ट, अगर हम दिखा सकें उसकी जी, हाउ द यूएस मिलिट्री विल यूज़ अ फ्लोटिंग, अच्छा ये तैर रही होगी बस, यानी ये इस तरह से होगी, ये देख रहे हैं ना आप, ये जहाज़ उधर खड़ा होगा और ये तैरते हुए जो जो फ्लोटिंग पियर है ये इसके तहत, ये यानी वो लकड़ी से बिछेगी और वो फिर आगे जाएगी। अच्छा समझ, लेकिन आगे ये जो अगली है इसकी सब हेडिंग है ना वो देखें, कंस्ट्रक्शन विल टेक अप टू 2 मंथ्स, 2 महीने लगेंगे इसको बनने में, और 1000 अमरीकी फौजी होंगे जो ऑफशोर पे खड़े रहेंगे ताकि इमदाद आगे पहुंचे, और 2 मिलियन खाने रोज पहुंचेंगे। अच्छा मुझे ये मैं तो इसको समझने से कासिर हूं कि ये जो है ये कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑफशोर पेयर एंड कॉज कनेक्टिंग इट टू द लैंड विल टेक एज लॉन्ग एज 60 डेज, 2 महीने, और 1000 फौज तो चलें ठीक है, मगर 2 महीने लगेंगे इसमें। ये मेजर जनरल पैट्रिक राइडर ने जाहिर है कि ये बताया रिपोर्टर्स को। अब ये 2 महीनों में अगर ये तख्ते लगेंगे तो वहां लोग कितने बचे हैं जिंदा, यानी ये बात कर रहे हैं कि जी ये कहानी जो अभी से 2 महीने बाद, ये तो 2 महीने तक जंगबंदी नहीं होगी वहां पे बमबारी। फिर ये नहीं तय हुआ कि वो जो गजा से, सॉरी ये रफा क्रॉसिंग नहीं खोल रहे और बाकी जो क्रॉसिंग्स हैं उसको नहीं खोल रहे, तो वो वहाँ पे जो सामान आ रहा होगा साइप्रस से, जिसको यूरोपीय यूनियन भी सपोर्ट कर रहा है और बेल्जियम बाकी, तो उसकी चेकिंग नहीं करेंगे वो तो जो है वो कहेंगे अच्छा जी ये तो यूनाइटेड नेशंस वाले हैं, ये तो पहले मिले हुए थे उनके साथ, गजा में असला पहुंच रहा है, ये पहुंच रहा है, तो वहाँ भी इसराइल की फौज तो अंदर मौजूद है। तो ये एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि काफ़ी कंसर्न्स है, और अमेरिकन भी ये कभी नहीं चाहेंगे कि वहाँ पर वो सामान इस तरह से हो कि वो इसराइल के हवाले कर दें और इसराइल आगे से, ये तो इशू है, ये तो नॉन इशू है, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये आर्जी तौर पे वो सारा एक बयानबाजी भी हो रही है, और वो एक शायद जहाज़ वहाँ से चल भी पड़ा है जो कि साइप्रस से, और वो जाहिर है कि भी हंगामी तौर पे क्योंकि ज़रूरत है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि 2 महीनों के बाद ये सारा कंट्रोल, उधर का कंट्रोल भी इसराइल के हवाले कर दिया जाए, इधर का भी उधर का भी होता है, तो ये तो फिर मतलब, और 2 महीने तक वहाँ पे जारियत होती रहे। अच्छा इसी दौरान और मैं बताऊँ, एयर ड्रॉपिंग जो हुई है, जो फ़ज़ाई तौर के से वो जो सामान पहुँचा रहे हैं, अब वो मुझे नहीं पता कि वो एक पैराशूट ही नहीं खुला, यानी ऊपर से वो सामान जो फेंक रहे हैं तो एक पैराशूट नहीं खुला। अब वो खाने के वो जो डब्बे ऊपर से आ रहे थे तो वो इंतज़ार कर रहे हैं लोग कि भाई वो पैराशूट से आ जाएगा, वो पैराशूट खुला ही नहीं, वो सर पे गिरा आके, और 5 फ़लस्तीनी उसमें शहीद हो गए। इनकी तादाद मेरे ख्याल से 7 तक है शायद, लेकिन वो एक पैराशूट जो है वो ये ऊपर से जो आ रहे हैं पैराशूट, तो ये देखें ये एक गिर गया आके। अच्छा अब इशू ये है कि ये एक अजीब सा मामला वहाँ पे है कि वो मतलब है कि ये हल नहीं है मुस्तकिल। मैंने पहले भी कहा था कि ये फ़ज़ाई जो एयर ड्रॉपिंग है, एक तो ये महंगा बहुत पड़ता है, फिर ये कि वो कुछ पानी में गिर जाता है। अच्छा वो पायलट्स को भी वो तो मदद कर रहे हैं ना अपनी तरफ से, वो ऊपर से फेंक रहे हैं, वो कोई उधर जा रहा है, कोई उधर गिर रहा है, कोई पैराशूट नहीं खुला। अच्छा अमेरिकन कह रहे हैं कि हमने 11,000 कल, ठीक हमारे सारे पैराशूट खुल गए थे, जॉर्डेनियंस कह रहे हैं हमारे भी सारे खुल गए थे, यूरोपीय यूनियन वाले हमारे भी सब, तो फिर किसका पैराशूट था जो खुला नहीं, उसके फ़लस्तीनी शहीद हो गए वो सरों पे गिरा के। इशू ये है कि ये भी एक नॉन स्टार्टर है, ये जो ये इन्होंने ट्रक की बत्ती ये ऐलान हुआ है कि जी 2 महीने के अंदर वहाँ पर बंदरगाह बनाएंगे, 1000 फौजी आके, और फिर 2 महीने तक क्या होता रहेगा, और फिर ये कंट्रोल किसके पास होगा, ये भी ट्रक की बत्ती है। दूसरा ये है कि पूरी कोशिश है अभी भी पसे पर्दा कि किसी तरह अगले 3-4 दिनों में, 5 दिनों में, रमज़ान मुबारक से पहले ये सीज़ फायर हो जाए। और बज़ाहिर तो हमास के लोग भी चले गए हैं वहाँ से, लेकिन एक कंसर्न बहुत बड़ा मौजूद है पूरी दुनिया में, तुर्की में, अरब ममालिक में, मिस्र में, उर्दन में,
ईरान, लेबनान, सऊदी अरेबिया कि भाई ये, और कतर ख़ास तौर पे। तो बात ये है कि और पाकिस्तान में बड़ा कंसर्न है कि रमज़ान में ख़बरें आ रही हूँ कि वहाँ पे इतने शहीद हो गए हैं लोग मस्जिद। ये मामला ऐसा है, मस्जिद अक्सा में नमाज नहीं पढ़ने दी गई, ये हो गया वो गया, कि उससे पहले ये जाहिरियत बंद होना ज़रूरी है, वरना ये इतना बड़ा ये सिचुएशन ख़राब हो जाएगी, ठीक है, और ख़राब हो जाएगी और बहुत बुरी तरह से ख़राब होगी। और उसके असरात कहाँ तक पहुँचेंगे, क्या पाकिस्तान पे या बाकी जगहों पे दुनिया के हमारे ओस पड़ोस में कहीं और भी पहुँच सकते हैं इसके असरात।